नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से अमित सर अपने यूट्यूब के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अपनी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि 12th सीबीएसई की बुक है स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सीबीएसई की जो बुक हैं 12th क्लास की वो दो हैं। पहली बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है इंडियन डेवलपमेंट, क्योंकि आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक थी वो 11th में चली गई, तो आप कंफ्यूज ना हों। तो आज हम लोग अपनी इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो लेसन नंबर फर्स्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे और उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग और उसके बारे में सीखना है। क्योंकि इंट्रोडक्शन है इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग बताने से पहले मैं बच्चों आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मैक्रो का मतलब क्या होता है, आप बताइए। मैक्रो का जन्म कहाँ से हुआ? ये दो माइंड में हमारे क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मैक्रो का मीनिंग मैक्रोस से आया, और मैक्रोस जो मीनिंग है वो इंग्लिश वर्ड है, यानी कि ग्रीक वर्ड्स जिसको कह सकते हैं। इसका मतलब बेटा होता है लार्ज, यानी कि किसी भी कैलकुलेशन को अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको हम लोग एक माइंड मेकअप ये लेके चलेंगे कि बड़े लेवल की बात होगी, यानी कि लार्ज की बात होगी, कोई भी छोटा टॉपिक नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, अगर मैं अजमेर की पॉपुलेशन की बात करता हूँ तो ये मैक्रो है, क्योंकि छोटे लेवल पे बात हो रही है। और अगर मैं पूरे भारत देश की पॉपुलेशन की कैलकुलेशन के ऊपर बात करूँगा तो मेरे माइंड मेकअप में एक चीज़ आएगी, ये बड़ा काम है, थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस है, एक बहुत हैवी काम है, बड़ा काम है, तो उसको हम कहेंगे मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बनी वो मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स से बनी, इसलिए इसको मैक्रो से मैक्रो बोला गया। और अब इसके मीनिंग को हम लोग जानते हैं, फिर समझते हैं इसके बारे में और, ठीक है। द टर्म्स ऑफ मैक्रो इन इंग्लिश हैज़ इट्स origin इन द ग्रीक वर्ड्स मैक्रोस विच मीन्स लार्ज, जो कि मैंने बताया कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक वर्ड से हुई है, मैक्रोस से हुई है, जिसका मतलब होता है लार्ज। लार्ज मतलब किसी भी कैलकुलेशन को हम बड़े लेवल पर करें अगर। लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि इकोनॉमी की जब हम लोग बात करें कि एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो वो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। यदि वही इकोनॉमी अगर मैं पूरे विश्व की इकोनॉमी की बात करता हूँ, जैसे कि हम लोग जीडीपी निकालते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इनकम, यदि मैं यही व्यक्ति की बात करता हूँ तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और यदि मैं पूरे विश्व के लोगों की बात करूँगा तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो आपको। द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कॉन्कर्न विद दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विद स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, यानी कि इसके अंदर सेकंड चीज़ ये बताई गई है कि ये एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो एक स्टडी करती है उन समस्याओं के ऊपर, उन प्रॉब्लम के ऊपर जो इकोनॉमी की सभी मतलब पूरी इकोनॉमी के ऊपर जो आती है। क्योंकि हमारे पास, देखिए आप समझिए कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं, जैसे मान लीजिए मेरे घर में एक बाइक है और मेरे घर में चलाने वाले 3 लोग हैं। अब एक बाइक 3 लोगों की रिक्वायर को पूरा करती है, तो उन्हें एक टाइम अलॉट करना पड़ेगा और उस टाइम पर वो लेके जाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, लेकिन उसको यूज़ करने वाले लोग अनलिमिटेड हैं, 3 लोग हैं। तो इसी तरीक़ों का बड़े लेवल पर अगर हम लोग एक कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो इकनॉमी है, तो इकनॉमी को आप लोगों को समझना है कि जो बाइक चलाने वाले पर्सन है वो 3 हैं और यूज़ करने जो बाइक चलाने वाले लोग हैं वो 3 हैं, लेकिन बाइक कितनी है? क्वांटिटी तो एक ही है ना, लेकिन यूजेस पर्सन कितने हैं? 3 हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? लिमिटेड रिसोर्स। क्या बोलेंगे? लिमिटेड रिसोर्स है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को टाइम अलॉट कर दें तो उसी लिमिटेड रिसोर्स को जब हम लोग यूटिलाइजेशन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे कि लिमिटेड रिसोर्स बट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमी सबसे बड़ी बात कि उस प्रॉब्लम ऑफ लेवल पर काम करती है जो एक की नहीं पूरे विश्व को लेकर के चलेगी साथ में। तो ये बहुत बड़ी बात है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। अब हम समझते हैं कि मैक्रोज में MAKRO आएगा, जबकि हम लोग अगर इकोनॉमी के ऊपर अगर उसको देख के बात करें तो इसको मैक्रोज बोलेंगे। उसका मतलब यही है, मैक्रो का मतलब कि लार्ज लेवल पर हम लोग किसी चीज़ के बारे में कैलकुलेशन करेंगे। इसको दूसरे एग्जांपल से मैं और समझाता हूँ कि मान लीजिए ABC 3 पर्सन है और ABC की लेबर है 3000, 2000 और 1000, यानी टोटल कितनी हुई बेटा? 6000 पीस। तो जब मैं इंडिविजुअली बात करूँगा, इंडिविजुअल मतलब जब मैं A की बात करूँगा, B की बात करूँ, C की बात करूँ, तो इंडिविजुअली जब कोई काम होता है ना तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। और जब मैं टोटल होल ऑफ इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स के बारे में या किसी बड़ी चीज़ के बारे में बात करूँगा, यानी कि मैं 6000 रुपये को अगर साथ में लेकर चलूँ तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है और उसका क्या एग्जाम्पल है।
अब ये किस चीज़ पर स्टडी करता है, ये बेटा ध्यान रखना, ये स्टडी करता है दो चीज़ों पर। पहला, वेलफेयर ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, यानी कि हमारे विश्व के किसी भी कोने में कोई भी रहता है, या हमारे भारत के अंदर हम लोग बात करें कोई भी व्यक्ति कहीं रहता है तो उसकी वेलफेयर, तो वेलफेयर की बात करें तो हमारे भारत देश के जो भी गवर्नमेंट हो, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा जो वेलफेयर सुविधा एक अगर मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल दूं तो मुझे क्या चाहिए, एक अच्छी एजुकेशन। एक व्यक्ति को क्या चाहिए होता है, अच्छी एजुकेशन, उसको वाटर, फूड्स, इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक रिक्वायरमेंट्स, नीड्स जो उसके रिक्वायर को पूरा करती हैं वो हमें चाहिए। ये है हमारी वेलफेयर जो एक रेसिडेंट को मिलना चाहिए। हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़े लेवल पर एक कंट्री के अंदर जो भी वेलफेयर सर्विसेज होती हैं उसको कैसे, जैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, अच्छे कॉलेजेस हो गए, अच्छे स्कूल हो गए, अच्छी रोड्स हो गई, है ना, सारी फैसिलिटीज़ हो गई, ये सब चीज़ें कैलकुलेट करना। दूसरा है गवर्नमेंट कैन इम्प्रूवमेंट द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक कंट्री, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या इंप्रूवमेंट किया गया है स्टेट वाइज। देखिए दो चीज़ ध्यान रखनी है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पावर्स दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट उसी को फॉलो देम करती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग है, ठीक है। यहाँ पर दो चीज़ समझनी है। तो इकोनॉमी के अंदर हमें कंट्री वाइज ये देखना होगा किस तरह से हम अपने स्टेट को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कई लोगों ने अपने आप को चेंज किया, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट जो इम्प्रूवमेंट करती है स्टेट ऑफ इकोनॉमिक कंट्री को लेकर के, उसी को लेकर मैं बात कर रहा था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे गवर्नमेंट काफ़ी चीज़ें इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कर रही है, आप लोग देख रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा है कोविड-19 कोरोना वायरस से हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा क्राइसिस पे जाना पड़ रहा है और काफ़ी कंट्रीज़ को इसको लेकर के बहुत ज़्यादा आगे फेस करना पड़ेगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को सीखेंगे जो कि 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको समझना भी है कि डिफरेंस बिटवीन किस में, मैक्रो में और माइक्रो में। तो मैक्रो और माइक्रो दोनों में बस सिंपल सा अंतर है। मैक्रो मीन्स बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर कैलकुलेशन बड़े लेवल की होगी। माइक्रो मतलब जहाँ पर हम लोग बात करेंगे लेकिन बड़े लेवल पे नहीं, जहाँ पर कैलकुलेशन छोटे लेवल की जाएगी। तो पहला टॉपिक लेते हैं, बेसिक ऑफ स्टडी। बेसिक ऑफ स्टडी मीन्स, बेसिक ऑफ स्टडी में पहला आ रहा है स्टडी प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस ऑफ द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एंड होल। देखिए स्कैरसिटी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की कमी होना, यानी कि उसका अब्सेंस होना, अभाव होना, यानी कि लिमिटेड रिसोर्स। मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि लिमिटेड रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज़ लेना, जैसे कि ऑयल डीजल पेट्रोल का यूज़ करना। अब इनकी क्या है, ये एग्जांपल क्यों लिए मैंने, देखिए आज इकोनॉमी के अंदर पूरे अगर भारत देश की बात करें या विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ क्या हो रहा है बताइए आप, ऑयल, पेट्रोल, डीजल। लेकिन इनका यूज़ हम कर तो रहे हैं, लेकिन कब तक, इनका ऑल्टरनेटिव यूज़ हो रहा है। आज पेट्रोल से कितनी चीज़ें बनती हैं, तो ये स्टडी करना कि ये इकोनॉमी में कब तक हैं, इसका इफ़ेक्ट कब तक पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब मुझे लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन के आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इनका रिसोर्स जो है वो कम है, इनका यूज़ हमें उसी चीज़ को देखते हुए करना चाहिए, इनका अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैक्रो की बात करें तो यहाँ पर मैक्रो तो पूरे वर्ल्ड को लेके बात करेगा, पूरे विश्व को लेके बात करेगा, पूरे भारत को लेके बात करेगा। लेकिन मैक्रो की बात करें तो यहाँ पर स्कैरसिटी को मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टडी जो करेगा वो करेगा चॉइस एंड द लेवल ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअली। अगर मान लीजिए ऑयल पेट्रोल डीजल का एग्जांपल मैं यहाँ लेता तो मैं सिर्फ एक फैमिली की बात करता कि उनको उसी चीज़ का कैसे अल्टरनेटिव यूज़ करना है, ठीक है। जैसे मेरे पास एक बाइक है और उस बाइक में मान लीजिए मेरे पास पेट्रोल लिमिटेड है, तो मैं क्या करूँगा, तो उस बाइक का यूज़ मैं उसी चीज़ के लिए लिमिटेड रिसोर्स में उपयोग करूँगा। अब पेट्रोल से अगर मान लीजिए मेरे पास जो मान लीजिए दूसरी बाइक में अगर मुझे पेट्रोल डालना है तो मैं उसका अल्टरनेटिव यूज़ क्या करूँगा, उसी पेट्रोल को थोड़ा बहुत निकाल के दूसरे में डाल के मैं उसका यूज़ ले सकता हूँ। तो यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉब्लम यही है कि हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आ रहा है इकोनॉमी वेरिएबल्स। इकोनॉमी वेरिएबल का मतलब होता है किसी चीज़ में टाइम टू टाइम चेंज होना या उसके आउटपुट के अंदर हर साल कुछ ना कुछ बदलाव आना, चेंज आना। तो यहाँ पर यूजेस मैक्रो वेरिएबल जो होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं एग्रीगेट का मतलब होता है कि टोटल डिमांड कितनी है किसी टोटल। जैसे हम अजमेर की बात करें तो अजमेर के द्वारा टोटल डिमांड कितनी हो रही है। भारत की बात करें टोटल डिमांड ऑफ फूड्स वगैरह या गुड्स की बात करें तो टोटल सप्लाई कितनी है, टोटल डिमांड कितनी है।
तो ये टोटल पे काम करेगा, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। और हर साल जो आउटपुट आता है उसमें टोटल में कितना चेंज आता है, कितना ज़्यादा डिमांड होती है, कितनी कम डिमांड होती है, कितनी ज़्यादा सप्लाई हो रही है, कितनी कम सप्लाई हो रही है। स्मॉल डिमांड का मतलब तो सिंपल होता है मैक्रो के अंदर कि 1% के द्वारा जो डिमांड हो रही है या 1% को जो सप्लाई हो रही है, जो वन कंज्यूमर के रूप में काम कर रहा है, वन इंडिविजुअल पर्सन है, दुकानदार, जैसे सिंगल दुकानदार है और सिंगल कस्टमर है, तो वो तो हो गया आपका माइक्रो। माइक्रो मतलब पूरा अजमेर या पूरा विश्व, ठीक है। इकोनॉमी एजेंट, इकोनॉमी एजेंट कौन होते हैं? इकोनॉमी एजेंट का मतलब होता है हु टेक्स इकोनॉमिक डिसीजन, यानी कि जो इकोनॉमी इंस्टीट्यूशंस के तौर पे काम करते हैं, इंस्टीट्यूशनल एजेंट के तौर पे काम करते हैं। जैसे SBI है ना, या SEBI है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंट है जो सरकार के अंडरटेकिंग में काम करते हैं। ये इकोनॉमी के डिसीजन लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा इन्फ्लेक्शन आना, डिफ्लेक्शन आना, महंगाई स्तर का बढ़ना घटना, है ना, तो ये जो महंगाई और सस्ताई होती है उसके बेसिस को लेकर के ये स्टेबिलिटी इकोनॉमी एजेंट के तौर पर एक इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर काम करते हैं। और इंडिविजुअली इकोनॉमी एजेंट के तौर पर होता है कि मैं अपने खुद के घर के डिसीजन मेकिंग पावर महंगाई के बढ़ने पर कितनी कम्युनिटी को कम कर सकता हूँ, कितना बढ़ा सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं एक घर की बात करूँ अपने, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर मेरी इनकम मान लीजिए 5,000 रुपये, तो मैं उसमें किस तरीके से फूड्स और गुड्स का सिलेक्शन करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इकोनॉमी एजेंट समझ में आ गया होगा आई थिंक। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन को जो बोला गया है टोटल से बोला गया है। एग्रीगेशन मतलब किसी चीज़ का टोटल, तो एग्रीगेशन ऑफ टोटल इकोनॉमी यूनिट इन द इकोनॉमी, जिसमें मैं एक टोटल इकोनॉमी यूनिट्स जो मैं डिमांड कर रहा हूँ उसके टोटल क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स के ऊपर मैं बात करूँगा, जो एक टोटल इकोनॉमी इसको कैलकुलेट करेगा। जैसे कि एक पूरे अजमेर की बात करें तो अजमेर में टोटल कितने शुगर की डिमांड हो रही है, कितने राइस की डिमांड हो रही है, जहाँ टोटल की बात आ जाए, जहाँ टोटल एक कंट्री की बात हो जाए, एक स्टेट की बात हो जाए, तो वहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। और माइक्रो के अंदर जो एग्रीगेशन का जो मतलब है बेटा वो सिंपल सा है, जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा हो, जहाँ पर पर्टिकुलर कम्युनिटी की डिमांड हो रही है, जहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा यदि किसी कम्युनिटी की डिमांड हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कम्युनिटी ऑफ गुड्स और फूड्स हो, तो वहाँ पर एग्रीगेशन ऑल दी फर्म्स, यानी कि ऑल दी फर्म्स प्रोड्यूस्ड ए पर्टिकुलर कम्युनिटी वन राइस, यानी कि सारी फर्में यदि एक ही चीज़ बना रही हैं और एक ही डिमांड हो रही है, तो वहाँ पर मैक्रो है। और मैक्रो में जहाँ पर टोटल इकोनॉमी यूनिट की कैलकुलेशन हो रही हो, वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिफरेंट सेट ऑफ एग्जेप्शंस का मतलब होता है जो एग्जेप्शंस हम लोग लेंगे, मान्यताएं होती हैं। कुछ चीज़ें क्या होती हैं हमें मान के चलनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं एक मान के चलता हूँ कि मैक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्रो आर कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि जो मेरे मैक्रो वेरिएबल्स हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पे तो काम करेंगे। वहाँ पे मैं ये सोच लेके चल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही पर्सन की बात करनी है, वन कम्युनिटी की बात करनी है, वन फर्म की बात करनी है, वन प्रोडक्शन प्रोड्यूसर की बात करनी है, वन कंज्यूमर की बात करनी है। तो जब मैं सारी चीज़ें एक इंडिविजुअली पर्सन पर लेके बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो वेरिएबल्स यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जाएंगे मैक्रो में। और ऐसी मैक्रो को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मैक्रो के अंदर टोटल फर्म की बात होती है, टोटल कस्टमर की बात होगी, टोटल यूनिट की बात हो रही है, टोटल कम्युनिटीज़ की बात हो रही है, टोटल इकोनॉमी की बात हो रही है। तो जहाँ पर टोटल आ जाए, एग्रीगेट आ जाए, वहाँ पर वो अगर मैक्रो में जा रहा है तो वो वहाँ पर जाके कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि जिस तरीके से मान लीजिए मेरी शक्तियाँ सिर्फ अजमेर में मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो वो शक्तियाँ किशनगढ़ में जाके निष्क्रिय हो जाएंगी, यानी कि वहाँ पे काम नहीं करेंगी। और किशनगढ़ के व्यक्ति की शक्तियाँ अगर वहाँ काम कर रही है तो वो अजमेर में काम नहीं करेंगी। समझ गए आप? वहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब स्थिर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल इशू। सेंट्रल इशू है मेन प्रॉब्लम, क्योंकि हमें देखना है कि डिटर्मिनेशन ऑफ ओवर लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, गुड सर्विस प्लस जॉब। देखिए सबसे पहले तो हमें लेवल ऑफ आउटपुट देखना है कि हम किसी प्रोडक्शन को कितना कर रहे हैं और कितना उसका आउटपुट हम लोग दे रहे हैं, उसका लेवल ऑफ आउटपुट कितना ज़्यादा है या कम है, उसको कैलकुलेट करना सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम सेंट्रल इशू की यही आती है। और फिर उसके अकॉर्डिंग लोगों को जॉब देना, लोगों को वर्क देना, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। तो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी लोग हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए, है ना। गुड्स एंड सर्विस जो हम काम कर रहे हैं और जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर दो डिफरेंट थिंग है। जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका लेवल ऑफ आउटपुट कितना है, और उस पर लोग जो काम कर रहे हैं उनका सर्विस और उनका जॉब का व्यवस्था करना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए आज भी कई लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, आज भी लोगों के पास काम नहीं है, और ये समस्या अब बहुत ज़्यादा आने वाली है क्योंकि काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो ये मैक्रो में तो बहुत बड़े लेवल पर आउटपुट का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हम लोग मैक्रो पे लेके जाएं तो यहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्स लिखा है कि यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पे जो यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है वो माइक्रो मतलब है इंडिविजुअली पे बात हो रही है। यहाँ पे इंडिविजुअली हम रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। मेथड ऑफ स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी में लिखा हुआ है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हम लोग जब
सेटिस्फेक्शन पॉइंट जब हम बराबर ले लेते हैं किसी चीज़ से, तो वहाँ पर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होल इकोनॉमी जो है इक्वलिटी तब होगी जहाँ पर स्टेबिलिटी, महंगाई और सस्ता, इन्फ्लेक्शन और डिफ्लेक्शन जब इक्वलिटी पॉइंट पर होगा, जब दोनों ज़्यादा ना महंगाई हो ना ज़्यादा सस्ताई हो, तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। अगर ज़्यादा महंगाई हो जाए और सस्तापन ना हो तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ज़्यादा सस्ता हो जाए तो वो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। इक्विलिब्रियम मतलब तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि होल इकोनॉमी के अंदर इक्विलिटी पॉइंट जो इक्विलिब्रियम है वो बहुत ही मुश्किल होता है कि सब जगह एक जैसा हो। लेकिन अगर मैं यही माइक्रो में देखूँ तो वहाँ पर पार्शियल इक्विलिब्रियम दिखता है, जहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं कि जब एक कस्टमर इक्विलिटी पॉइंट पर हो, इक्विलिटी पर हो, यानी कि एक कस्टमर है, मान लीजिए एक फर्म और एक मार्केट, जब वो पार्शियल इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होंगे जहाँ पर एक फर्म और एक मार्केट जो एनालिसिस लेके चल रहे हैं वो अगर पार्शियल पे लेके चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई इन्फ्लेक्शन डिफ्लेक्शन की बात करें तो ना ज़्यादा महंगाई हो ना ज़्यादा सस्ताईपन हो, वहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, तो वहाँ पे मेथड ऑफ स्टडी क्या बोलेगी, पार्शियल। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्रो एंड मैक्रो पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है किसी चीज़ पर अपन एक लॉजिक दे रहे हैं, एक सब्जेक्टिव वैल्यू पर एक लॉजिक दे रहे हैं, अपना एक व्यू दे रहे हैं, वो लॉजिकल होना चाहिए। किसी भी चीज़ पर एक लॉजिक पर्टिकुलर देना। लॉजिक मैक्रो की बात करें तो लॉजिक ऑफ मैक्रो लेवल में नॉट द लॉजिक इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि यहाँ पर जो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लीजिए मैं अगर सेविंग कर रहा हूँ, यदि मैं इंडिविजुअली सेविंग कर रहा हूँ तो ये जो लॉजिक है वो मैक्रो के ऊपर काम करेगा, क्योंकि मैक्रो में छोटे लेवल पे बात होती है। तो एक व्यक्ति अगर सेविंग करता है तो समझ में आता है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, वो अपने फ्यूचर को देख करके सेविंग कर रहा है, चाहे वो बेटी की शादी की टेंशन हो, चाहे वो बेटे को पढ़ाना हो या ज़मीन खरीदनी हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, जो भी वॉट एवर। तो वहाँ पर इंडिविजुअली कर रहे हो तो ठीक है, टेंशन लेना जरूरी भी है, सेविंग करना जरूरी है। लेकिन अगर वही पॉइंट ऑफ वैल्यू को अगर हम बड़ा कर दें कि सभी लोग एक साथ ही अगर ये लॉजिक एक कैलकुलेट कर लें कि सभी को पैसा बचाना है, तो आप सोचिए कितना बड़ा एक पॉइंट बन जाएगा। अगर सभी लोग पैसा बचाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो शायद ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि लॉजिकली किसी टॉपिक पर हम लोग सोचें कि अगर सेविंग कर रहे हैं तो ठीक है, पॉइंट ऑफ वैल्यू सही है इंडिविजुअली सेविंग करना, लेकिन सभी करें ये थोड़ा रिस्की है। आई थिंक आप लोगों को भी समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया, और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स लेके आऊँगा, उसके नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।